हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड जो कि हमारा HCl है। तो अभी तक इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स की बात की, एसेसरीज ऑर्गन की बात किया, एंजाइम देखे क्या होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ी और कई सारे एंजाइम्स भी देखे कि कौन से किसके ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे GIT के एंजाइम्स में, वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है HCl। सो HCl कहीं भी स्टोर नहीं होता है हमारे ब्लड में, नहीं तो किसी सेल्स में। ये एट अ टाइम जब हमें जरूरत होती है, स्टमक में जब भी स्टिमुलेशन होता है तो उसके थ्रू ये तुरंत फॉर्म होते हैं और तुरंत ही रेगुलेट होके हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं। सो अगर ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो आपको याद आ रहा होगा, ये पैराइटल सेल का स्ट्रक्चर है। जब हम स्टमक की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने कई सारी एसेसरी सेल्स भी पढ़ी थी, जिसमें से चीफ सेल थी, पैराइटल सेल थी, G सेल थी, जिनसे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, हार्मोन्स और अदर न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस हो रहे थे। सो हम आज ये देखते हैं कि पैराइटल सेल से HCl का सिक्रीशन और किस तरह से होता है। तो मेन हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी है। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो यहाँ पर पैराइटल सेल्स में ही है, दूसरा क्लोराइड आयन चैनल और उसके बाद पोटेशियम आयन चैनल। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर भी चैनल होता है जो पैराइटल सेल के अंदर साइड होता है। अंदर साइड इन द सेंस जहाँ पे स्टमक का स्टोरेज फॉर्म होती है, ल्यूमेन के पास, ल्यूमेन के फेस करके एक पंप होता है जिसको पोटेशियम प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं, प्रोटॉन पंप, और साथ ही साथ उसको हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप भी बोला जाता है। बाकी जो चैनल है वो पैराइटल सेल के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिनका स्टमक से कोई लेना देना नहीं होता है। स्टमक की वॉल की तरफ सिर्फ एक पंप होता है जहां से हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है और दूसरा एक क्लोराइड आयन चैनल होता है जिससे क्लोराइड मिलता है। तो क्या होता है, जब भी HCl मतलब कोई भी वेगस स्टिमुलेशन होता है या फिर किसी भी टाइप का फूड सेंसेशन होता है या फिर जब हमें भूख लगती है तो उस टाइम क्या होता है, जो भी हमारे स्टमक की जितनी भी पैराइटल सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो जैसे ही एक्टिव होती हैं अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग कह सकते हैं पोजीशन से हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन को सिक्रीट करती हैं इन द स्टमक वॉल, ल्यूमेन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके HCl का फॉर्मेशन करते हैं और जैसे ही ये दोनों आयन मिल जाते हैं हमारा HCl फॉर्म हो जाता है और वो स्टमक तक पहुंच जाता है। तो ये ओवरऑल, तो साथ ही साथ इसमें यहाँ पे सेकेंडरी मैकेनिज्म भी चलती रहती है जो इस तरह है। जब भी पैराइटल सेल्स में क्या होता है, वाटर होता है, ओके, H2O, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एटम मेटाबॉलिज्म। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे तो बाइकार्बोनेट आयन बनाएंगे। बाइकार्बोनेट आयन फिर से ब्रेकडाउन होगा जिससे कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ये हाइड्रोजन आयन तो सेल के अंदर आ गया और इसको बैलेंस करने के लिए जो कार्बोनेट आयन है वो सेल के बाहर चला जाता है। सेल के बाहर इन द सेंस ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। ब्लड कैपिलरी में जाने की वजह से ब्लड का जो pH है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है और जब ये एक आयन अंदर जाएगा तो दूसरी तरफ क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है और इसी को हम एंटीपोटर भी बोलते हैं बिकॉज ये एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। दूसरे साइड जब क्लोराइड आयन की एंट्री होती है तो आयंस को मेंटेन रखने के लिए कुछ अमाउंट के पोटेशियम आयन बाहर मूव कर जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड में। उसके बाद जब यहाँ से सोडियम आयन पोटेशियम आयन बाहर चला गया तो कुछ अमाउंट में हमारे सोडियम भी बाहर जाते हैं और जिसकी वजह से फिर से पोटेशियम अंदर आ जाता है। तो इधर से ये सारे आयंस का इनपुट एंड आउटपुट भी मेंटेन रहता है और सफिशिएंट अमाउंट में हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलता रहता है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म थी HCl के सिक्रीट फॉर्मेशन की। अब आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ HCl सिक्रीशन। बेसिकली HCl को बनने के लिए उसको कैसे, पैराइटल सेल को कोई ना कोई स्टिमुलेशन जरूर चाहिए होता है कि उसको कब पता चलेगा कि हमें किस टाइम पे HCl का फॉर्मेशन करना है।
होते हैं, 3 आउटपुट, जिसमें पहला एसिटाइलकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, गैस्ट्रीन ये एक हार्मोन है, और हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड्स है। तो ये तीनों डिफरेंट तरह से पैराइटल सेल्स में जाके बाइंड होते हैं। बाइंड होते ही पैराइटल सेल को एक स्टिमुलेशन मिलता है, वो एक्टिव हो जाती हैं, और जो प्रीवियस हमने मैकेनिज्म पढ़ी है, आयंस का एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन ल्यूमेन के अंदर आते हैं और HCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो एसिटाइलकोलिन क्या होता है, बेसिकली वेगल कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं पैराइटल सेल्स के, और ये मस्करानिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। मस्करानिक रिसेप्टर वो भी M2 रिसेप्टर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मस्करानिक रिसेप्टर भी कई टाइप के होते हैं, फ्रॉम M1 टू M5। स्टमक में हमारे M2 रिसेप्टर होता है, तो M2 रिसेप्टर्स पे बाइंड होके एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, और उसके थ्रू पैराइटल सेल को एक सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से वो HCl का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि हमारे G सेल्स, स्टमक की अनदर टाइप की सेल थी जो पैराक्राइन तरह से वर्क करती थी। G सेल के थ्रू गैस्ट्रिन का रिलीज होता है, और ये गैस्ट्रिन हमारे गैस्ट्रीन रिसेप्टर्स, दैट इज G एंड R, गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगे पैराइटल ही सेल पे, और फिर वहां से स्टिमुलेशन देंगे HCl फॉर्मेशन के लिए। द लास्ट हिस्टामिन सिक्रीशन होता है, जो कि एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल ECL सेल, ये भी एक टाइप की सेल्स होती हैं जो स्टमक में ही प्रेजेंट होती हैं। इस सेल से बेसिकली हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिनिक रिसेप्टर H2 रिसेप्टर पे वो बाइंड होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होते हैं, कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट होते हैं, क्लोराइड आयंस की एंट्री होती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी वहां प्रेजेंट रहते हैं। तो इन तीनों की रेगुलेशन और स्टिमुलेशन की वजह से HCl का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो आगे देखते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन फेज। अब जब हमें पता चल गया कि स्टिमुलेशन कैसे मिलना है, स्टिमुलेशन मिलने के बाद कौन सी मैकेनिज्म होनी है और कौन सी सेल में होनी है, बेसिकली पैराइटल सेल, इसको भूलिएगा मत, पैराइटल सेल में इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, पैराइटल सेल से ही हमारे HCl का सिक्रीशन होता है। तो अब ये देखते हैं कि ये सिक्रीशन कितने फेज में होता है। सिक्रीशन इन द सेंस कि कौन कौन से ऐसे स्टिमुलस है कि एसिटाइलकोलिन कब रिलीज होगा, हिस्टामिन कब रिलीज होगा, गैस्ट्रिन को कब स्टिमुलेट करना है पैराइटल सेल को, क्योंकि जो भी मैसेंजर्स हैं वो मैसेंजर तभी तो वहां तक पहुंचेंगे जब हमें कोई स्टिमुलेशन मिलेगा। तो वो स्टिमुलेशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज बेसिकली C से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें याद रखना है ये CNS के थ्रू कंट्रोल होता है। सिफेलिक फेज जो है वो CNS के थ्रू कंट्रोल होता है। सपोज कोई भी खाना जब हम देखते हैं, या किसी की स्मेल हमें आती है, या फिर हमें भूख लग रही है या खाना देख रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे हैं वो जब किसी फूड को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ कोई फूड है, उसकी स्मेल से, उसको देखने से, तो एक वेगस स्टिमुलेशन होता है। वो वेगस स्टिमुलेशन मेडुला ऑब्लंगेटा पे जाता है, और वहां से एसिटाइलकोलिन को रिलीज करने के लिए सिग्नल देता है। फिर जो प्रीवियस रिएक्शन थी, एसिटाइलकोलिन पैराइटल सेल पे बाइंड करेगा, पैराइटल सेल फिर जाके एक्टिवेट होगी और हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन को रिलीज करेगी, जिसकी वजह से वो दोनों मिलके HCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरी रिवर्स प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, तो हमें पिछला स्टेप हर बार याद करना रहेगा। दूसरा बेसिकली जो सिफेलिक फेज होता है, इससे 10 to 30% एसिड का सिक्रीशन होता है। जैसे कोई भी खाना अगर हम देख रहे हैं तो देखने से पेट में थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ जाती है, लगता है कि हाँ हमें उसको खाना है, भूख लग रही है, तो उसमें 10 to 30% सिक्रीशन होता है। देन उसके बाद आती है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, ये फूड, जब फूड हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, या फिर जैसे ही फूड हमने अपने बक्कल कैविटी में रखा, माउथ में रखा, उसको एक टेस्ट मिला, सलाइवेशन स्टार्ट हुआ, और वो हमने स्वेल किया, सॉलो करने के बाद स्टमक में गया। तो जैसे ही वो स्टमक में पहुंचा, तुरंत गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट हो जाती है, और वहां पे गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है, वो अपनी ही वो पैराक्राइन तरीके से वर्क करता है। सपोज यहाँ पे गैस्ट्रिन सेल है, यहाँ से वो गैस्ट्रिन रिलीज होकर बगल वाली पैराइटल सेल पे गया, और बगल वाली पैराइटल सेल को एक्टिवेट किया कि अब उसे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन को रिलीज करना है, जिससे HCl का फॉर्मेशन हो सके। इसके
होता है हमारे एसिड का, जब फूड ऑलरेडी स्टमक में पहुंच जाता है। ओके, फिर उसके बाद लास्ट फेज आती है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज बेसिकली जब फूड में HCl पूरा मिक्स हो चुका होता है, काइम का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें, उस फेज को हम उसमें इंटेस्टाइनल में वो पहुंच जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जितने भी अमीनो एसिड होते हैं इंटेस्टाइन में, उनके थ्रू रेगुलेशन होता है। इस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली सिर्फ 5% गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होते हैं। तो मेजॉरिटी हमारी गैस्ट्रिक फेज है, बट इनिशियल हमारी सिफेलिक फेज होती है, क्योंकि जैसे ही हम फूड को देखेंगे हमारे पास सिग्नल तुरंत आ जाते हैं। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे यहाँ पर एक फूड है, फूड को उसने देखा या स्मेल किया, तो जो भी उसको सेंस गया वो उसके वेगस मोटर सेंटर में गया, जो कि ब्रेन में है। मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, CNS एक्टिविटी हो रही है। CNS एक्टिविटीज ने जो स्टिमुलेशन था वो स्टमक तक पहुंचाया कि अब एसिटाइलकोलिन वहां से रिलीज होगा और अपने मस्करानिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा, वो भी पैराइटल सेल की। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है सिफेलिक फेज वाया वेगस स्टिमुलेशन। गैस्ट्रिक फेज में क्या हो रहा है, जो वहाँ की लोकल नर्व्स हैं, क्योंकि फूड वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो अब जब फूड वहाँ ऑलरेडी है तो उसको सिग्नल या किसी थर्ड मैसेंजर की जरूरत नहीं है, वो फूड खुद में ही एबल है कि पैराइटल सेल्स को एक्टिव कर दे थ्रू गैस्ट्रिन। तो यहाँ पे क्या होता है, लोकल नर्वस सेक्रेटरी रिफ्लेक्स होने लगते हैं, वेगल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इन्हीं रिफ्लेक्शंस की वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन जो है पैराइटल सेल से बाइंड हो जाता है। देन लास्ट अगर हम इंटेस्टाइनल फेज की बात करें, तो इस फेज को बेसिकली दो चीजें रेगुलेट करती हैं। पहला तो नर्वस सिस्टम खुद ही, दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म बेसिकली हमारे हिस्टामिन और गैस्ट्रिन के थ्रू होती है, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। सो ये ओवरऑल एक डायग्राम है जिसमें हम तीनों के तीनों फेज को इंडिविजुअली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट नहीं रखते हैं, बस इतना ही काफी है, क्योंकि ये मैकेनिज्म, तीनों मैकेनिज्म आपस में ही बहुत बड़ी होती हैं। थ्योरेटिकली पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखने को हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको अपने माइंड में रखनी है, बड़ा उसको